गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, वेरी गुड। हाँ यार, बिल्कुल सभी लोगों को चाय मिलेगी। आ जाओ, आ जाओ। हम्म, नहीं यार, लव कुछ तो सो रहे हैं दोनों के दोनों। उनके चक्कर में तो आज मैं भी लेट उठा। वैसे क्या है, उनका ही रहता है स्कूल, तो स्कूल रहता है तो वो जग जाते हैं 6:30 बजे। तो वो इतनी आवाज़ करते हैं कि ऑटोमेटिक मैं जग जाता हूँ 7 बजे, 7:15 बजे। अब आज क्या है, आज सैटरडे था, तो आज उनकी शायद छुट्टी है किसी वजह से। अब वो भाई दोनों लोग जगे नहीं। अब वो नहीं जगे तो मेरी भी नींद नहीं खुली। मैं आज बहुत लेट उठा हूँ। आज मैं बहुत लेट उठा हूँ, 8 बजे उठा हूँ। हम्म। हाँ बेटा, पीयूष पीयूष अल्टीमेट है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है उस पर। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है उस पर। अच्छा, शिवा कह रहा है कि थोड़ा सा चैप्टर कम समझ में आ रहा है। ओके। हाँ, देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है ना, थोड़ा टफ चैप्टर है। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर की खास बात जानते हो क्या है? उसके डाटा पे नजर रखनी है, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम चेंज करते हैं तो कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। इसलिए सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि आयनिक इक्विलिब्रियम आप 2 से 3 बार पढ़ना, कम से कम पेपर से पहले। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर क्या करना, इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार पेपर से पहले पढ़ लेना। नीट के पेपर से पहले पढ़ लेना। 2 से 3 बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, नीट के पेपर से पहले। उसका रीजन है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो नंबर पर बेस्ड है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है तो कॉन्सेप्ट चेंज होता है। और हाईली 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 कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो इसके जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन, जो डीपीपी में क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन, और जो आपके बुक में है, नीट एडवांस बुक में, वो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को बस रिवाइज करते रहो सर्किल के फॉर्म में। और हर बच्चा 2 से 3 बार चैप्टर जरूर खत्म करे। एक बार तो हमारे साथ खत्म कर रहे हो, एक बार हम लोग इसको नवंबर दिसंबर में खत्म कर लेंगे एज ए रिवीजन, और एक बार फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे जाके फरवरी और मार्च में। तो कम से कम 3 बार ये चैप्टर खत्म होना चाहिए। हाँ, बुक प्राइस देखो कम करने की बातें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कम हो जाए तो आप लोगों के लिए आराम हो जाएगा, और शायद 1-2 दिन में बात हो भी जाएगी। हाँ, मंडे तक हम लोग बता देंगे आपको। मंडे तक हम लोग बता देंगे आपको। हाँ, चलो, अब जल्दी से रेडी हो जाओ सारे बच्चे। सभी बच्चे रेडी हो जाएं। कल जो पढ़ाया था उसका टेस्ट लेते हैं, लास्ट लेक्चर का टेस्ट लेते हैं। लास्ट लेक्चर का टेस्ट। अच्छा, आप लोग ये बताओ, ऑर्गेनिक कैसी चल रही है? आप लोगों की वाईटी पे ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं ना, यूट्यूब पर। यूट्यूब पर ऑर्गेनिक चल रही है। आईयूपीएससी कल स्टार्ट किया है, मंडे को खत्म हो जाएगी। वहां पर सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। वहां पर क्या होता है, सैटरडे संडे ऑफ है यूट्यूब पर। सैटरडे संडे ऑफ है। क्लास जो होती है वो मंडे से फ्राइडे लेता हूं मैं।
मंडे से फ्राइडे लेता हूँ यूट्यूब पर 5 बजे से लेके 7 बजे तक, और मैं बिल्कुल यूट्यूब पर भी बैच की तरह ही लेता हूँ। यस, तो आप में से कितने लोग ऑर्गेनिक यूट्यूब पे कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, ठीक है। गुड 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 गुड। हम्म, हाँ। फिजिकल केमिस्ट्री की बुक रीडिंग नहीं करनी है अरुण, फिजिकल केमिस्ट्री में बुक रीडिंग नहीं करनी है। बुक रीडिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की कोई रीडिंग नहीं करनी है, कोई रीडिंग नहीं करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी की कोई रीडिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट करने के तरीके मैं बताता जाऊंगा, फिजिकल को बेस्ट करने के तरीके बताता जाऊंगा, रिवीजन कराता जाऊंगा। आप बस, मैं आप सबको कह रहा हूं कि मैं अपनी, मतलब आप, मेरा उद्देश्य है कि सब बच्चों के 150 से ऊपर नंबर आए, सब बच्चों के 150 से लेके 180 नंबर के बीच में आए। मैं इस टारगेट के साथ चल रहा हूं, मैं इस टारगेट के साथ चल रहा हूं, मगर ये टारगेट तभी फुलफिल होगा जब आप लोग को जैसा बताता जाऊं वैसा करते जाओ। पेपर यहीं से आएगा, जो पढ़ाऊंगा वैसा ही पेपर होगा, बस वही क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। और चाहे जितना टफ क्वेश्चन आए, उसका कॉन्सेप्ट और उस तरह का क्वेश्चन आपको मैंने करा रखा होगा बोर्ड पे, इसकी जिम्मेदारी मैं ले जाऊं, और चाहे जितना इजी आए। क्यों? ऐसा नहीं कि पिछले साल को पेपर को देख के हम ऐसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पहले से ही 360 प्रिपरेशन कराते आए हैं, मतलब चाहे पेपर इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे जैसा आए, हर तरह के पेपर के हिसाब से हम लोग शुरुआत से ही पढ़ाते आए। क्यों? क्योंकि पेपर बनाने वाला मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये मैं पहले से ही जानता हूं। मैंने जेई भी पढ़ाया है, नीट भी पढ़ाया है, तो मुझे तो आइडिया है, मुझे आइडिया है भाई पेपर हमेशा एक जैसा कैसे बनेगा। आप बताओ, आपका जो टेस्ट बनाते हैं संडे वाला, वो जब एक जैसा नहीं बनता तो एनटीए का पेपर एक जैसा कैसे बनेगा? ये तो लोगों का, मुझे मतलब मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूं कि लोगों का सोचना ही गलत है कि नहीं यार, इजी पढ़ाओ, इस बार का पेपर इजी आया है, टफ पढ़ाओ, इस बार का पेपर टफ आया है। अरे यार, ये तो बहुत छोटे बच्चों वाली बात हो गई, ये तो बहुत छोटे बच्चे वाली बात हो गई, जिनको थोड़ी कम समझ है, बेचारे बच्चे हैं, कि नहीं पेपर इजी आता तो इजी इजी पढ़ लिया, टफ आता तो टफ टफ पढ़ लिया। अरे आप टीचर हो, आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आपकी नजरों से इतने पेपर पास होते हैं, तो आपको तो आइडिया होना चाहिए कि यार कोई भी एग्जाम का पेपर जो है वो इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है। टफनेस की भी एक हद होगी, इजी की भी एक हद होगी। आपको रेंज लेके पढ़ाना होता है, आपको एक रेंज लेके पढ़ाना होता है हमेशा, हमेशा। तो इसमें बच्चों की गलती तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, इसमें बच्चों की क्या गलती, वो तो बेचारे आपके गाइडेंस के लिए आए हैं। उन किसी बच्चे का 1 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 2 साल का है, किसी को 3 साल का है, और वो बेचारा एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए आया है। तो ये तो टीचर का काम था। और इस पेपर में जो भी हुआ, टफ आया, इजी आया, जो आया, सब उठा के बच्चों पे डाल दिया गया, सबने उठा के बच्चों पे डाल दिया। अरे पेपर टफ आया, तुम कर नहीं पाए, तुमने इजी इजी पढ़ा, तुमने इजी इजी पढ़ा, तुमने इजी इजी क्वेश्चन किए। अरे भैया, उसमें उसकी क्या गलती? आपने इजी कराए तो उसने इजी किए, आपने 360 प्रिपरेशन नहीं कराई, उसको क्या पता 360 प्रिपरेशन क्या होती है, उसको क्या पता भाई। चलिए, आइए, पहला टीएचडी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला टीएचडी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला टीएचडी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यस, जवाब दीजिए। पहला टीएचडी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
बताइए बच्चों। आज कोल्ड है थोड़ा सा यार। हाँ जल्दी बताओ। सब लोग आंसर दें, सब लोग आंसर दें। अब देखो इस क्वेश्चन का हम लोगों को जवाब देना है। व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 m NaOH एंड 0.01 m HCl मिक्स्ड। एसिड और बेस मिलाए जा रहे हैं, तो एसिड और बेस मिलाए जा रहे हैं तो रिएक्शन होगी। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया है, इक्वल वैल्यूम कह रहा है, तो इक्वल वैल्यूम मान लो। तो उसकी वैल्यू कितनी मान लें, 1 मान सकते हो, वीवी मान सकते हो, मतलब कोई भी वैल्यू मान सकते हो जो आपको अच्छी लगे। तो एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो ये होगा ऐसे। अब एचआयन कितने हैं, देखो m इंटू वी, वी की वैल्यू 1 लीटर मान ले रहा हूं, वी की वैल्यू 1 लीटर इक्वल मानना है, तो m इंटू वी किया, इतने मोल आ गए, इतने मोल HCl आ गया, और जितने मोल HCl होगा उतने ही मोल एचआयन होगा। m इंटू वी करो, इसके भी 1 लीटर माने तो इसके भी इतने मोल आ गए, जितने मोल NaOH होगा उतने ही मोल OH आयन होगा, है ना। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक OH आयन है। अब रिएक्शन हुई, अब देखो ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, रिएक्शन में चला गया, तो ये बचा 0। अब जितना ये खत्म होगा उतना ये खत्म होगा, 1:1 की रिएक्शन है, तो 0.1 में से 0.01 खत्म हुआ, बचा कितना। अब इसको माइनस करके देखो, सॉरी 0.1 में से 0.01, तो 9 में से 1 गया, ये 0 हो गया, ये आ गया, ये बचा 0.09 मोल, और ये बना कितना 0.01 मोल। अब हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट पीएच। अब सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, चेक करो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। एसिड तो बचा ही नहीं है, एसिड तो खत्म हो गया। जब सॉल्यूशन बेसिक है, देखना इससे क्या हो रहा है, ये पता चल रहा है कि सॉल्यूशन बेसिक है। यदि सॉल्यूशन बेसिक है तो बेसिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा होता है, बेसिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा होता है, ऑटोमेटिक यही आंसर आएगा। आप चाहो तो सॉल्व करो और चाहो तो ना सॉल्व करो। क्यों, क्योंकि प्रूफ क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन बेसिक है, और सॉल्यूशन बेसिक है तो पीएच 7 से ज्यादा होगा, और 7 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक ए आंसर होगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मगर हां, यदि सॉल्व करते तो कैसे करते, अब वो करते हैं भाई। जब सॉल्यूशन बेसिक है तो मैंने पढ़ाया है बेसिक सॉल्यूशन में पहले पीओएच निकालते हैं, तो इसका पीओएच निकालो। तो पीओएच निकालने के लिए हमें ओएच आयन कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, तो मोल ऑफ ओएच आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। 1 लीटर ये मिलाया है, 1 लीटर ये मिलाया है, तो टोटल कितना हुआ 2 लीटर, तो 2 लीटर हुआ, तो आपका ये आया, देखो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, तो ये आया 4.5 इंटू 10⁻⁻²। तो मैंने निकाला पीओएच, पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ओएच आयन कंसंट्रेशन, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 माइनस लॉग 4.5। कैसे आया समझ गए ना, 2 यहां से लेके यहां तक लिख दिया,
अब पीएच निकालो, अब पीएच निकालो। जब आप पीएच निकालते हैं तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस 2 प्लस लॉग 4.5, तो ये हो गया 12 प्लस लॉग 4.5। इसका मतलब 12 में कुछ जुड़ के आंसर आएगा, 12 समथिंग, तो 12 में जब कुछ जुड़ेगा तो 12.65 हो गया। ये देखो आंसर आ गया है। मगर यदि मैं पेपर में क्वेश्चन कर रहा हूं और ऑप्शन ये है तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। जैसे ही मैंने देखा कि सोल्यूशन बेसिक है मैं ए टिक कर दूंगा, बस बात खत्म, सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों नहीं सॉल्व करूंगा? क्योंकि मुझे पता है सोल्यूशन बेसिक है तो पीएच 7 से ज्यादा आएगा, और 7 से ज्यादा एक ही आंसर है, 7 से ज्यादा एक ही आंसर है। चलो बताओ भाई, इस क्वेश्चन को करिए। टीएसडी नंबर 2, आज खतरनाक टीएसडी है। टीएसडी नंबर 2 करिए। मैं जरा पानी ले आता हूं जल्दी। बताओ भाई क्या आंसर आया? ओके, अब मैं करता हूं, सब लोग देखिए, है ना। कल कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था, मगर यदि ध्यान हो तो कल यहां पे HCl था, चेक करो, कल यहां पे HCl लिखा हुआ था। आज मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, दोनों जगह NaOH कर दिया, तो ये मिक्सचर ऑफ वीक बेस का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन मिक्सचर ऑफ वीक बेस में कन्वर्ट हो गया। तो जिन बच्चों को लग रहा है कल कराया था, तो कल का क्वेश्चन अलग था, आज का क्वेश्चन अलग है, मॉडिफाई कर दिया मैंने। अब देखो, ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो आप फाइनल सॉल्यूशन में OH आयन कंसंट्रेशन पूछ रहे हो, तो हमने तो साफ साफ पढ़ाया है कि भाई फाइनल सॉल्यूशन में OH आयन कंसंट्रेशन पूछ रहे हो तो फार्मूला ये है, मोल ऑफ OH आयन, टोटल मोल ऑफ OH आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी का फार्मूला तो यही होता है ना। हाँ, अब देखो टोटल मोल ऑफ OH आयन कैसे आएंगे, M इंटू V करने से क्या निकलता है, मोल। तो देखो M V इंटू M, तो 20 इंटू 0.05, ये आ गए NaOH वाले सोल्यूशन के OH आयन, क्योंकि जितने मोल NaOH के होंगे उतने ही मोल OH आयन के होंगे। अच्छा, अब इस सोल्यूशन से OH आयन कितने आए, V इंटू M करो,
ये आए बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल। m इंटू वी करोगे तो मॉलिक्यूल के मोल आते हैं। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोक्साइड के मोल आ जाएंगे। क्यों? एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोक्साइड है, तो 100 मॉलिक्यूल में 200 हाइड्रोक्साइड होंगे। तो m इंटू वी करने से मॉलिक्यूल के नंबर आए, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो OH आयन के नंबर आ गए। ये हो गए टोटल OH आयन। इस सॉल्यूशन से कितने OH आयन आए पानी में? इस सॉल्यूशन से कितने OH आयन आए पानी में? तो टोटल OH आयन आपको पता चल गए, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूम। अब 20 ml ये डाला है, अरे यार भाई धुआं निकल गया यार, बहुत तेज कोल्ड हो गया है। अच्छा अब जरा समझो, आपने 20 ml ये डाला है, 30 ml ये डाला है, तो सोल्यूशन कितना हो गया? 50 ml। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो कोई बच्चा कह सकता है आपने इसको लीटर नहीं बनाया और इसको मिलीमोल से मोल नहीं बनाया। तो यदि मैं इस पूरे को मिलीमोल से मोल बनाऊंगा तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करूंगा। यदि मैं इसको ml से लीटर बनाऊंगा तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करूंगा। ये आपस में कट जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं बनाया। यदि ऊपर मिलीमोल है और नीचे मिली ml है तो बात वही है जो ऊपर मोल और नीचे लीटर में होती है। क्यों? मिलीमोल को मोल बनाने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई किया, ml को लीटर बनाने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई किया, तो वो आपस में कट ही जाएंगे। तो हम अपना टाइम ना बर्बाद करके इनको करते ही नहीं है, मगर रियलिटी में हमने कर रखा है, ध्यान रखना। तो आप चाहो तो ऐसा कर लो और चाहो तो ना लिखो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 20 पंचे 100 तो 1 आया, इसको करो तो ये आया 3 दूनी 30 दूना 60, तो 60 में से कितना आएगा? पॉइंट लग जाएगा, और ये कितना आया? 50। तो ये वैल्यू आई 7/50। 7/50 को क्या लिख सकते हो? यार सॉरी बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो समझ पाए? देखो ये ऐसे लिख लो, लाओ मैं इजी कर देता हूं, आपके लिए इजी कर देता हूं। देखो मैंने 2 जीरो बढ़ाए और 10⁻² कर दिया, 0 से 0 कट गया। अब 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, हमारा ये आ गया OH आयन। हमसे क्या पूछा जा रहा था? OH आयन कंसंट्रेशन। तो OH आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई 14 या 1.4 इंटू 10⁻⁻1। इसका मतलब आ गया 0.14 मोलर। ऐसा कहीं आंसर है? नहीं, नन ऑफ दीज आ गया। ऐसा कहीं आंसर है? नहीं, नन ऑफ दीज आ गया। अब आप बताओ किसके कितने क्वेश्चन सही? आज मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों का धुआं निकला होगा। दोनों क्वेश्चन बताओ भाई, 2 में से किसके कितने सही? ओके, यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आज देखो कई जीरो भी है। देखो भाई
आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और थोड़ा ज्यादा रिवीजन करो। आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा टफ चैप्टर है ना। चीजों को अच्छे से एनालाइज करो और पेपर में जाने से पहले इसको 2-3 बार लगा लेना आप, ठीक है। और मैं भी इसको रिवाइज कराऊंगा, आप परेशान ना होइएगा। अब यहां तक हम लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। अब हम आज की पढ़ाई चालू करते हैं। देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का पीएच कैसे निकालोगे। अभी तक हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे थे, वीक एसिड की बात नहीं कर रहे थे। तो जरा देखो वीक एसिड का पीएच कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला पॉइंट सारे बच्चे बताएं, आप लोग सारे बच्चे बताओ, जो वीक एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं क्या वो 100% आयोनाइज होते हैं। वीक एसिड एंड वीक बेस, क्या बच्चों ये 100% आयोनाइज होते हैं। 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। वीक एसिड वीक बेस 100% आयोनाइज नहीं होते हैं क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कभी भी 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, पार्सली आयोनाइज होते हैं। 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, है ना। पार्सली आयोनाइज होते हैं, पार्सली आयोनाइज होते हैं, आयोनाइज होते हैं। तभी इनमें इक्विलिब्रियम बनी रहती है और हमेशा इक्विलिब्रियम बनाते हैं। हमेशा इक्विलिब्रियम बनाते हैं, उनमें हमेशा इक्विलिब्रियम रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। तो देखो इनमें इस तरह से इक्विलिब्रियम रहेगी। ये पार्सली आयोनाइज है। HCl वीक एसिड है, पार्सली आयोनाइज है। ये देखो NH4OH वीक बेस है, पार्सली आयोनाइज है। ये देखिए, ये देखो एनिलीन वीक बेस है, पार्सली आयोनाइज है। तो वीक एसिड वीक बेस क्या होंगे, पार्सली आयोनाइज होंगे। वीक एसिड वीक बेस क्या होंगे, पार्सली आयोनाइज होंगे, है ना। मैं लिख देता हूं, एक बच्चा कह रहा सिर्फ इंग्लिश में लिख दीजिए, तो मैं लिख देता हूं। वीक एसिड एंड वीक बेस आर पार्सली आयोनाइज in solution। मतलब अल्फा की वैल्यू हमेशा 100% से कम होगी। क्यों, क्योंकि वो पार्सली आयोनाइज हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। बच्चों ने कहा हाँ समझ में आई। अब गौर से देखो, जब ये पार्सली आयोनाइज होंगे तो जो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन है वही एच आयन का कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। क्यों, 100% आयोनाइजेशन नहीं है। भाई मान लो एसिटिक एसिड 100 है, तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, 100। पानी में डाला और वो 5% आयोनाइज हुआ, तो आफ्टर आयोनाइजेशन एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन है 95 और एच आयन का कंसंट्रेशन है 5, और जबकि एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन शुरुआत में कितना था, 100।
तो जो कंसंट्रेशन एसिड का है वही कंसंट्रेशन अब एचाइन का नहीं बनेगा, जबकि HCl के केस में क्या करते थे, जो कंसंट्रेशन HCl का है वही कंसंट्रेशन एचाइन का आता था। अब ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सेलेक्ट वैल्यू ऑफ HN concentration. HN concentration. If 10 की पावर -3 मोलर एस्टिक एसिड solution present in vessel. ऑप्शन HN कंसंट्रेशन की वैल्यू आई 10 की पावर -3 मोलर। ऑप्शन HN कंसंट्रेशन की वैल्यू आई 10 की पावर -3 मोलर से कम। HN कंसंट्रेशन की वैल्यू आएगी 10 की पावर -3 मोलर से ज्यादा। डी, HN कंसंट्रेशन की वैल्यू आएगी 2 × 10 की पावर -3। बताओ कौन सा सही है, बताओ क्या सही है। एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है। जो एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन है क्या वही HN का कंसंट्रेशन होगा? नहीं, ये वीक एसिड है। वीक एसिड है तो 100% डिसोसिएट नहीं होगा। ये वीक एसिड है तो 100% डिसोसिएट नहीं होगा। तो HN का कंसंट्रेशन जो होगा वो हमेशा एसिड के कंसंट्रेशन से कम होगा, क्योंकि डिसोसिएशन कैसा है? पार्शली है। क्योंकि डिसोसिएशन कैसा है? पार्शली है। यस, पार्शली डिसोसिएशन है। तो HN कंसंट्रेशन हमें निकालना पड़ेगा किसी मेथड से। चेक करो, हम ये तो बता पा रहे हैं कि HN कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम आएगी, मगर क्या ये बता पा रहे हैं कितनी आएगी? नहीं। क्या ये बता पा रहे हैं कितनी आएगी? नहीं बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। तो वीक एसिड वीक बेस के HN को कंसंट्रेशन को निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं आएगा कि तुरंत आ जाए, इसको निकालने का एक स्पेसिफिक मेथड होगा। तो वो मेथड क्या बोला जाता है, जरा देखो, गौर समझो, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ HN concentration and OHN concentration of weak acid and weak base। वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस। अब जरा देखो ये कैसे आता है। अच्छा, वेरी गुड यार कालू, थैंक यू। अब जरा गौर से देखिए ये निकाला कैसे जाएगा। सपोज करो एस्टिक एसिड हमारा वीक एसिड है, सपोज क्या करो, होता ही है। अब मैंने इसको डिसोसिएट कराया तो ये क्या बना रहा है? एसीटेट आयन और H आयन। ठीक है, ठीक है। अब इसका कंसंट्रेशन C मोलर है। कितना है? C मोलर। 0 T = 0 पर। अब इक्विलिब्रियम स्टेट लिखो, जब इक्विलिब्रियम आई होगी, या इसको T सेकंड लिख दो, T सेकंड लिख दो या इक्विलिब्रियम स्टेट लिख दो। तो जब इक्विलिब्रियम आएगी तो गौर से देखिए ये क्या है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन माइनस होता है, तो C - X X X, जितना ये ब्रेक होगा उतना ये फॉर्म होगा, उतना ये फॉर्म होगा। क्यों? सबके आगे 1 है, सेम रेशियो में फॉर्म होंगे। तो X कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ, X कंसंट्रेशन फॉर्म हुआ, X कंसंट्रेशन फॉर्म हुआ। और इसको क्या बोलते हैं? मैंने पीछे पढ़ा रखा है, इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन।
याद है सबको? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, याद है? याद है, वेरी गुड। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन को माइनस किया। अब इसी चीज को मैं अल्फा के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। अल्फा जो होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अल्फा आप सबको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। ये एक फ्रैक्शन है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। अब कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन माइनस होगा, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन माइनस होगा, परसेंटेज से परसेंटेज माइनस होगा। आप ऐसा ही तो करोगे, 100% माइनस 20%। क्या आप ऐसा लिख सकते हो 100% माइनस 3 kg? नहीं लिख सकते हो। क्या आप ऐसा लिख सकते हो 100% माइनस 0.1 मोलर? नहीं लिख सकते हो। तो परसेंटेज से परसेंटेज माइनस होता है, तो ये तो कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन माइनस हो गया। तो जब अल्फा के टर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इनिशियल वैल्यू कितनी है 1। क्यों? फ्रैक्शन के टर्म में इनिशियल वैल्यू 1 होती है, परसेंटेज के टर्म में इनिशियल वैल्यू 100 होती है। और ये बात मैं 3 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, 3 से 4 चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आज आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्फा के टर्म में जब लिखोगे तो इनिशियल वैल्यू 1 0 0। अब 1 में से अल्फा चला गया, 1 क्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन माइनस हो गया, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन माइनस हो गया, तो क्या आ गया, अल्फा अल्फा। अब इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करो, तो एक फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन C है, एक फ्रैक्शन के कंसंट्रेशन की वैल्यू C है, तो इतने फ्रैक्शन के कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, C इंटू 1 माइनस अल्फा। बताओ, एक फ्रैक्शन के कंसंट्रेशन की वैल्यू C है, तो 1 माइनस अल्फा फ्रैक्शन के कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही तो होगी। तो अब देखो, ये अल्फा के टर्म में लिख गया, C माइनस C अल्फा, ये अल्फा के टर्म में आ गया। तो जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ये फॉर्म होगा, उतना ये फॉर्म होगा। तो कितना डिसोसिएट हुआ, C अल्फा, तो ये फॉर्म कितना होगा, C अल्फा, ये फॉर्म कितना होगा, C अल्फा। ये देखो, बात समझ पाए? जितना ये डिसोसिएट हुआ उतना ये फॉर्म हुआ। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? तो देखो, आपको बात समझ में आनी चाहिए, एच आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया, एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू आ गया C अल्फा। ये देखो, यदि अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो एच आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा, एच आयन कंसंट्रेशन आ गया तो पीएच आ गया। यदि अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो एच आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा, एच आयन कंसंट्रेशन आ गया तो पीएच आ गया। तो जरा गौर से समझो, अब यहां पे क्या लगा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला लगा देते हैं। वीक एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं, Ka। वीक एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं Ka। तो Ka इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई, भाई ऐसा ही तो लिखोगे, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, क्यों, ये प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखिए, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन ये, एसिटिक एच आयन का कंसंट्रेशन ये, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन ये, इक्विलिब्रियम पर मैंने वैल्यू डाल दी, मैंने वैल्यू डाल दी, C अल्फा C1 माइनस अल्फा, C से C कट गया, तो Ka इक्वल टू आ गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा।
ये आ गया हमारा फार्मूला के ए का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड का। सही है बच्चों, बताओ इतनी बात ठीक है? अब जरा देखो यार बच्चों, इतनी बात हमारी ठीक है कि के ए इक्वल टू आया सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अल्फा में स्क्वायर आया है, तो जब इसको आप सॉल्व करते हो तो देखो के ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो के ए अल्फा इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये देखो मैंने क्या किया, इसको इधर ले गया, तो सी अल्फा स्क्वायर, ये जब इधर गया तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब आप चेक करो, ये ऐसे लिखा है, एक्स की जगह पे अल्फा है। तो यार बच्चों क्या हुआ, अब क्या होगा? अब प्रॉब्लम ये है कि ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, तो अल्फा की दो वैल्यू आएंगी। कैलकुलेशन टफ हो रही है, कैलकुलेशन देखो टफ है। तो एक्स की कितनी वैल्यू आती है, उसी तरह अल्फा की वैल्यू निकालो। तो अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस, एक्स वाला फार्मूला जानते हो ना सब लोग, क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की जगह क्या है? अल्फा। अब b की जगह क्या है? के ए। कंपेयर करो, b की जगह क्या है? के ए प्लस। अब हमें सिर्फ प्लस साइन लेना है, क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। देखो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैथ का टर्म जो f है, मैथ का टर्म जो x है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कभी तुमसे कहा गया कि x की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, प्लस नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है। मगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है भाई, या तो कोई चीज डिसोसिएट होगी या नहीं होगी। अब कोई चीज डिसोसिएट नहीं हो रही है तो जीरो, और डिसोसिएट हो रही है तो जीरो से बड़ी वैल्यू, निगेटिव वैल्यू कैसे होगी? तो अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती ही नहीं है, इसलिए मैंने माइनस साइन हटा दिया, सिर्फ प्लस लिया, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ऑलवेज आंसर माइनस आएगा, और इसकी वैल्यू तो माइनस होती ही नहीं है। तो इसलिए देखो प्लस वाला साइन ले लिया। बात समझ पाए भाई? ये माइनस तो ऑलवेज माइनस आएगा ना। अब ऐसे लिखा है तो ऑलवेज माइनस आएगा। बताओ x की वैल्यू प्लस आ सकती है? नहीं। -2 -3 तो ऑलवेज माइनस आएगा। तो इसलिए मैंने माइनस वाली वैल्यू को छोड़ दिया, प्लस वाली वैल्यू ले ली। अब ये आ गया ऐसे, ये देखो आप कंपेयर करो, तो a की जगह क्या है? c, b की जगह क्या है? के ए, और c की जगह क्या है? माइनस के ए। चेक करो, a की जगह क्या है? c, b की जगह क्या है? प्लस के ए, c की जगह क्या है? माइनस के ए। ये देखो मैंने वैल्यू उठा के डाल दी। अब देखो अल्फा निकल आया, अल्फा निकल आया तो एच कंसंट्रेशन निकल आएगा। देखो आपका अल्फा निकल आया कि नहीं निकल आया? अब अल्फा निकल आया तो हमारा एच कंसंट्रेशन का फार्मूला ये था सी अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू डाल दो, अल्फा की वैल्यू डाल दो। आपने अल्फा की वैल्यू डाल दी, के ए प्लस अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस 4 KAC डिवाइडेड बाई 2C। ये देखो C से C कट गया, तो एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई -KA प्लस अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस 4 KA इंटू C डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2।
ये देखो आया कि नहीं, आंसर आ गया, बस बात खत्म हो गई। अब गौर से समझो, क्या कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे? मान लो वो कहता है कि 10 की पावर -3 मोलर एसिटिक एसिड का पीएच काउंट करो, तो क्या हम ये सारा यहां से ले जाके यहां तक करेंगे? हम डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, क्योंकि ये तो एक प्रूफमेंट है कि फार्मूले का प्रूफमेंट आया कैसे है। तो पहली बार है इसलिए हम ये बता रहे हैं कि ये फार्मूले का प्रूफमेंट आया कैसे है। हमें डायरेक्ट फार्मूला याद रखने, हमें डायरेक्ट फार्मूला याद रखने। क्या फार्मूला है मैं आपको एक बार बता देता हूं, देखो सीएचडी में लिख देता हूं। हमें डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। देखो हमें क्या याद रखना है, गौर समझो। सीएचडी मैंने लिखा पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। क्या है? वीक एसिड है, मान लो कोई वीक एसिड, ये देखो एक वीक एसिड है एसिटिक एसिड, जिसका कंसंट्रेशन आपने क्या माना है, सी, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड आपने क्या माना है, सी मोलर। तो इसका एचआयन कंसंट्रेशन कितना निकला, इसका एचआयन कंसंट्रेशन निकला सी अल्फा। ध्यान दो, ये देखिए फार्मूला ये निकल के आया, एचआयन कंसंट्रेशन कितना निकल के आया, सी अल्फा। देख लो, ठीक है। इसका के कितना निकल के आया, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इसका अल्फा कितना निकल के आया, गौर से देखो आप, माइनस के ए प्लस के ए स्क्वायर प्लस 4 के इंटू सी डिवाइडेड बाई 2c। इसका एचआयन कंसंट्रेशन कितना निकल के आया, इन टर्म ऑफ सी एंड के ए। ये क्या है, इन टर्म ऑफ सी एंड अल्फा है, और ये क्या है, इन टर्म ऑफ सी एंड के। आप चाहो तो इसकी वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, ये देखो, तो ये निकल के आया के ए प्लस अंडर रूट के ए स्क्वायर 4 के ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2। ये निकल के आया, ये निकल के आया। अच्छा चलो, अभी तक मैंने ये पढ़ाया है, अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया है। यदि कहीं पर वीक एसिड है, यदि कहीं पर वीक एसिड है तो उसका एचआयन कंसंट्रेशन कितना है, सी अल्फा। उसका एचआयन कंसंट्रेशन कितना है, माइनस के ए प्लस अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस 4 सी डिवाइडेड बाई 2। अल्फा दिया है और सी दिया है, तो ये फार्मूला लगा दो। मान लो अल्फा नहीं दिया है, के ए और सी दिया है। के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो हमेशा दिया होता है, तो आप ये लगा दो। अल्फा दिया है तो ये वाला लगाओ, अल्फा ना देके के ए दिया है तो ये वाला लगाओ, तो ये वाला लगाओ। बात समझ पा रहे हो सब लोग? अब बच्चों ने क्या किया, कहा सर एक दिक्कत है। हमने कहा क्या? बच्चों ने कहा सर बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने कहा केमिस्ट्री। तो बच्चों ने कहा सर मैथ के इतने बड़े बड़े फार्मूले कैसे यूज हो रहे हैं, अब इतनी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इतनी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? बेटा सी रिमूव नहीं है, सी कट गया है। बच्चा कह रहा है यहां सी रिमूव है। ये देखो, आपने ध्यान नहीं दिया, ये देखो, जब हम अल्फा की वैल्यू डालेंगे तो सी से सी कट जाएगा ना, तो एचआयन कंसंट्रेशन की वैल्यू में सी नीचे नहीं आएगा, एचआयन कंसंट्रेशन की वैल्यू में सी नीचे नहीं आएगा, अल्फा की वैल्यू में सी नीचे आएगा, एचआयन कंसंट्रेशन की वैल्यू में सी नीचे नहीं आएगा। क्यों? अल्फा निकल आया तो अल्फा की वैल्यू यहां डाली, तो ये देखो ये सी और ये सी कट गए, है ना। तो ये फार्मूला सही लिखा है, ठीक है। अच्छा, बच्चों ने कहा सर
एक रहता है। हमने कहा क्या? बच्चे कह रहे सर यार कैलकुलेशन बहुत टफ है, कुछ इजी कर सकते हो? मैंने कहा देखो मैं इजी तो कर सकता हूं मगर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ होगा। बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा इजी कर दो। ऐसे ना ये इतना बड़ा बड़ा फार्मूला याद नहीं होएगा, इतना बड़ा फार्मूला, इतना बड़ा फार्मूला। तो मैंने कहा अच्छा, तो पहला पॉइंट सारे बच्चे समझे, पहला पॉइंट सारे बच्चे समझे, ये जो फार्मूले हैं ये यूनिवर्सल फार्मूले हैं, चाहे सॉल्यूशन जैसा हो आप लगा सकते हो। ये जो फार्मूले हैं ये कैसे हैं, जरा गौर से सुनो सब लोग, ठीक है, अच्छे से। वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस के लिए ये यूनिवर्सल फार्मूले हैं, यूनिवर्सल फार्मूला है, मतलब हर सिचुएशन पे लगेगा। देखो अब हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, अब गौर समझो, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। और वो अप्रोक्सीमेशन क्या है जरा समझिए, वो अप्रोक्सीमेशन ये है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। और वो अप्रोक्सीमेशन क्या है जरा समझना बच्चों। देखो अब आपको अप्रोक्सीमेशन बताता हूं कि वो अप्रोक्सीमेशन है क्या। वो अप्रोक्सीमेशन है 1 माइनस अल्फा, अप्रोक्सीमेट 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं, ऐसा क्यों कर लेते हैं? हम ये मान के चलते हैं कि यार ये वीक एसिड है, और जब वीक एसिड है तो अल्फा की वैल्यू कम होगी, तो हम ये मानना है कि अल्फा जो है वो 1 से बहुत छोटा है, अल्फा जो है वो 1 से बहुत छोटा है। तो जब अल्फा 1 से बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर होगी, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर होगी। जब अल्फा बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर होगी। जब आप ये अप्रोक्सीमेशन मान लेते हो तो जरा देखो, तब अल्फा का फार्मूला निकल के आ जाता है ये Ka अपॉन सी, और HN का फार्मूला निकल के आ जाता है ये अंडर रूट Ka इंटू सी। ये फार्मूला निकल के आ जा सकता है। जब यहां 1 माइनस अल्फा को 1 डाल दोगे ना, ये 1 माइनस अल्फा है, इसको 1 डाल दोगे तो HN का फार्मूला और अल्फा का फार्मूला ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। बच्चे क्या कह रहे हैं सर, लिखते लिखते बोलते भी हैं, आप लोगों को अगर इतनी ही दिक्कत है तो सर जो बोल रहे हैं उसे इंग्लिश में लिख लो। क्या इंग्लिश में लिख दें? क्या लिख देता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? इंग्लिश में भी लिख देता हूं, है ना, ठीक है। टेकन approximation for calculation देखो 1 मिनट अच्छे से लिख देता हूं, है ना, अच्छे से लिख देता हूं, रुक जाइए।
टेकन approximation ठीक है, for easy to calculate HN। ठीक है, आप ऐसे लिख लो, हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, किस लिए लेते हैं, जैसे HN की कैलकुलेशन इजी हो सके, और इजी होने के लिए ये अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है। अब ये जो फार्मूले आए हैं, गौर सुनो, ये दोनों जो फार्मूले हैं ये यूनिवर्सल फार्मूले नहीं है। ये कब वैलिड है, ये कब वैलिड है, जरा समझो। अल्फा और HN के ये फार्मूले ओनली लेस देन अल्फा पर वैलिड है। रुक जाइए, अच्छा इंग्लिश में लिख देता हूं, ओनली applicable for condition 1 minus alpha approaches to 1। या फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जब अल्फा 1 से बहुत छोटा हो तब अप्लीकेबल है। मान लो अल्फा 1 से छोटा नहीं है तो ये फार्मूले नहीं लगेंगे, फिर यही लगेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल फार्मूले है, ये यूनिवर्सल फार्मूले है। तो गौर सुनो, यदि अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये लगेगा, अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो ये लगेगा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। मगर अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी नहीं है तो हमारे यही वाले फार्मूले लगेंगे। इन दो फार्मूले को आप बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये यूनिवर्सल फार्मूले हैं। ये तो तब वैलिड है जब अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, ये तब वैलिड है, नहीं तो नहीं वैलिड है। ये फार्मूले तभी लगाओगे जब अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी आ रही हो, जब अल्फा की वैल्यू 5% से कम हो, तब लगते हैं, तब लगते हैं, नहीं तो नहीं लगते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है या नहीं? तो देखो, अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, गौर से देखिए। हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, हमें कैसे पता चलेगा, अब हम इसकी बात करते हैं। हम इसकी बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, देखो बच्चों, गौर से देखो, हमारा इक्वेशन ये है k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये हमारी एक यूनिवर्सल इक्वेशन थी, गौर सुनते जाइएगा। ठीक है, यदि आप अप्रोक्सीमेशन ऐसा लेते हो तो कब लेना है कब नहीं लेना है जरा मैं बता रहा हूं, जरा समझते जाइएगा, थोड़ा सा टफ है। यदि अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, यदि अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं और 1 माइनस अल्फा को 1 कर देते हैं, 1 माइनस अल्फा को 1 कर देते हैं। तो यहां रखो, जब आप 1 माइनस अल्फा को 1 कर दोगे तो देखो ये फार्मूला ऐसे आया और अल्फा का फार्मूला ऐसे आ गया, तो हम अल्फा का ये फार्मूला यूज करते हैं और HN का फार्मूला ये आ गया।
एच आइन इक्वल टू क्या है, सी अल्फा। अब अल्फा की जगह ये रख दोगे, तो जब अल्फा की जगह ये रखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो हम ये फार्मूले यूज करते हैं, अल्फा का ये फार्मूला यूज करते हैं और ये फार्मूला यूज करते हैं। और ये दोनों कब यूज करते हैं, जब अल्फा की वैल्यू 5% से कम हो। ये फार्मूले कब यूज किए जाते हैं, जब अल्फा की वैल्यू 5% से कम हो, कम हो, मतलब अल्फा जो है वो लेस देन 5% आ रहा हो, तब हम मान के चलते हैं कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए ये फार्मूले यूज कर लो और कैलकुलेशन को इजी कर लो। मगर गौर सुनो, यदि अल्फा की वैल्यू 5% से ज्यादा है, 5% से ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, तो अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हैं, और जब आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हो तो क्या होगा, तो जब आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 5% से बड़ी है, अल्फा की वैल्यू क्या है, 5% से बड़ी है, तो आपको अल्फा का यही फार्मूला यूज करना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है। और एच एन का ये फार्मूला यूज करना है, क्यों, जब अल्फा की वैल्यू ये डालोगे तो एच एन का फार्मूला ये बनता है। देख लेना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना, तब आपको ये फार्मूले यूज करने पड़ेंगे, ये फार्मूले यूज करने पड़ेंगे, ये यूनिवर्सल फार्मूले तब ये यूज करने पड़ेंगे। तो बच्चों ने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा की वैल्यू 5% से कम है या ज्यादा, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा की वैल्यू 5% से कम है या ज्यादा। क्या हुआ, अच्छा चलो हिंदी में लिखना बंद कर देता हूं, है ना। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था इसलिए लिख देता हूं, मैं वैसे ही लिख देता हूं जैसे मैं पहले लिखता था, ठीक है, वैसे ही लिख दूंगा जैसे पहले मैं लिख रहा था। देखो, अब अल्फा की वैल्यू 5% से कम है या ज्यादा, हमें कैसे पता चलेगा, तो हम किस फार्मूले से काउंट करेंगे, तो देखो जरा हम क्या करेंगे, गौर सुनो, नोट, रफ वर्क, क्वेश्चन करने से पहले हम रफ वर्क करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, रफ वर्क, क्या रफ वर्क करोगे, जरा देखो, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी से अल्फा कैलकुलेट करेंगे, अल्फा कैलकुलेट करते हैं, फिर पता चलता है, ठीक है, फिर पता चलता है कौन सा
कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये देखो, हम इस फार्मूले से रफ में अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। यदि 5% से ज्यादा आई तो ये फार्मूला अल्फा का लगेगा और ये HN का लगेगा। यदि उसकी वैल्यू 5% से कम आई तो ये चलेगा, तो ये चलेगा। तो क्वेश्चन में पहले हम ये पता करते हैं कि यार अल्फा है कितना। बच्चों ने कहा सर आपने बहुत अच्छा बताया है, मगर पहले मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो मुझे समझ में आए। आप लोगों को जो मैंने अभी पढ़ाया है वो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि अप्लाई कैसे होगा। आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि अप्लाई कैसे होगा, तो मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं थोड़ा सा, जैसे आपको ये समझ में आए कि ये अप्लाई कैसे होगा। गौर से देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन में देता हूं, ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, बहुत आराम से। देखो 10 की पावर -2 मोलर एस्टिक एसिड के ए दिया है 10 की पावर -5, ठीक है। इसको 3 कर लो, इसको 3 कर लोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 10 की पावर -3 मोलर एस्टिक एसिड solution present in a vessel. Calculate pH of solution. आपको pH निकालना है। यही क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूं, डिट्टो सेम क्वेश्चन, और मैंने यहां पर भी लिख दिया। अब देखना दोनों में डिफरेंस कैसे आएगा। अब इसको सॉल्व करो। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, पहले रफ वर्क करिए। अरे यार बात लड़ाई मत करो, पहले रफ वर्क करो। हमने रफ वर्क किया, ठीक है। हमने क्या किया ये देखो, मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले रफ वर्क करोगे, तो रफ वर्क करो सब लोग, और रफ वर्क करके देखो जरा क्या आ रहा है। हमने रफ वर्क किया, अल्फा की वैल्यू निकाली KA/C। ये कोई सोल्यूशन नहीं चल रहा है, ये चल रहा है कि यार हमें अप्रोक्सीमेशन लेना है कि नहीं लेना है। तो ये आया √10 की पावर -2, तो अल्फा की वैल्यू आई √1। 1 का मतलब 0.1, 1 का मतलब 0.1। अच्छा रुक जाओ, 1 का मतलब 0.1 देख लो है। अब परसेंटेज में कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ अल्फा 10%, परसेंटेज ऑफ अल्फा कितना हुआ 10। अब बताओ क्या अप्रोक्सीमेशन लेना है कि नहीं, यस या नो बताओ, क्या अप्रोक्सीमेशन लेना है? नहीं, अल्फा की वैल्यू 10% है, मतलब 5% से ज्यादा है ना। अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हैं। हम अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते। यदि कुछ देर के लिए नेट जाए भी
-5 और c की वैल्यू क्या है 10 की पावर -3। हमने वैल्यू डाली HN इक्वल टू -KA 10 की पावर -5 प्लस KA स्क्वायर 10 की पावर -10 प्लस 4 KA इंटू C डिवाइडेड बाई 2। अब इसको करो तो ये 10 की पावर -10 और ये 4 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको बच्चों सॉल्व करो, ये 10 की पावर -5। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा देखना, 4.01 इंटू 10 की पावर -8। कैसे किया समझ पाए? नहीं समझ पाए हो तो बताता हूं। इसको क्या लिखोगे 400 इंटू 10 की पावर -10। इसको अब 10 की पावर -10 कॉमन ले लोगे तो 400 प्लस 1 401 है ना। 401 इंटू 10 की पावर -10 तो 401 इंटू 10 की पावर -10 को 4.01 इंटू 10 की पावर -8 लिख सकते हो। डायरेक्ट कर दिया। अब इसका अंडर रूट निकालो, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले ले, कोई बच्चा डरेगा तो नहीं। 4 का अंडर रूट 2 और इसका 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जोड़ो घटाओ, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 20 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 19 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का, तो ये आ गया 9 दूनी 18 9.5 इंटू 10 की पावर -5। अब देखो बड़ा कितना हो जाता है, कैलकुलेशन टफ हो जाती है। अब आप पीएच का फार्मूला लगाओ, अभी तो HN आया है ना, तो आपने लगाया पीएच इक्वल टू -log HN कंसंट्रेशन। HN कंसंट्रेशन की वैल्यू निकल के आई 9.5 इंटू 10 की पावर -5, तो pH की वैल्यू निकल आई 5 माइनस लॉग 9.5। 9.5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आई, तो वो अप्रोक्सीमेट 4 ठीक है 10 के आसपास आ रहा है। ये देखो बात समझ पाई, गौर से देखो, मैं फिर से समझा रहा हूं सबको, फिर से समझा रहा हूं। टफ है, टफ है, लास्ट में मैं एक बहुत आसान तरीका भी बताऊंगा, अभी टफ है, जरा समझो। एस्टिक एसिड वीक एसिड है, लोगों ने कहा हाँ, तो मैंने कहा यार ये वीक एसिड है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अल्फा निगलेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो हमने ये रफ वर्क किया, हमने क्या किया, ये रफ वर्क किया, ये रफ है। रफ वर्क करके देखा कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 10 की पावर अल्फा की जो वैल्यू है वो 5% से ज्यादा आ रही है। 5% से ज्यादा आएगी तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा, तो हमने HN वाला फार्मूला लगाया जो हमारा यूनिवर्सल फार्मूला है और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, सॉरी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये देखो आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं देखो जरा सा चेंज करता हूं, देखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को मैं जरा सा चेंज करता हूं, बस इतना चेंज किया है। अब करो, अब करो इसको, देखो अब मैंने रफ वर्क किया, वही क्वेश्चन है, अब मैंने रफ वर्क किया, तो जब आपने रफ वर्क किया और अल्फा निकाला तो ये निकल के आया, किससे निकाला, KA अपॉन C से, तो क्या निकल के आया, 10 की पावर -2 परसेंटेज ऑफ अल्फा, 10 की पावर -2 को परसेंटेज बनाओ तो 1% आया।
अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% है। इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो जब आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो तो अल्फा का फार्मूला, एच एन का फार्मूला क्या आया, अब एच एन का फार्मूला आया अंडर रूट के ए इंटू सी। तो हमने के ए की वैल्यू डाल दी और सी की वैल्यू डाल दी, तो ये निकल के आ गया 10⁻³ अब हमने पीएच लगा दिया। तो देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, और पीएच आ गया 3। पीएच कितना आ गया, 3 आ गया। क्यों, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते थे। और अप्रोक्सीमेशन क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू ये चेक करो है। और पूरे क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ है, आप यदि चेक करो सिर्फ इतना चेंज किया है, ये देखो इस वैल्यू को आप चेक करो, मैंने सिर्फ इतना चेंज किया है पूरे क्वेश्चन में, और अब आप अप्रोक्सीमेशन ले पा रहे हो, अब नहीं ले पा रहे हो। तो एसिड का कंसंट्रेशन चेंज किया है, बस आप चेक कर लो। एसिड के कंसंट्रेशन के चेंज करने से पता चल रहा है कि क्वेश्चन को करने का तरीका चेंज हो रहा है। देखो 10⁻³ है तो क्वेश्चन को इस तरह से करना पड़ रहा है, और 10⁻⁻1 है तो क्वेश्चन को इस तरह से करना पड़ रहा है। मान लो किसी बच्चे को मजा ना आए कि नहीं यार सर हम नहीं कर पाएंगे, यार सर हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, सर हम ये सब नहीं सह पाएंगे, तो आप हर क्वेश्चन को इसी मेथड से कर दो। क्यों, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल मेथड है, ये तो यूनिवर्सल मेथड है। आप इतनी कैलकुलेशन करो भाई, ये मेथड तो यूनिवर्सल है ये वाला, तो आप हर क्वेश्चन में यही लगा दो, बस कैलकुलेशन ही तो ज्यादा होगी। मगर आपको देखना ही नहीं है कि अल्फा निगलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, 5% से छोटा है बड़ा है, कुछ नहीं देखना है। बस आप हर कैलकुलेशन में ये फार्मूला लगाओ, बस बवाल खत्म। हर क्वेश्चन में ये लगाओ। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल फार्मूला है, हमेशा आंसर सही आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल फार्मूला है। ये तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। अरे हम नहीं लेंगे कैलकुलेशन, हम इजी नहीं करेंगे, हम मक्कार नहीं है, तो तुम्हारा आंसर और अच्छा आएगा। आप कैलकुलेशन मत इजी करो। अब बच्चों ने कहा कि सर क्या क्वेश्चन आएगा, तो देखो नीट में इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आता है, नीट में जनरली इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, चेक करो ये देखो, और नीट में होता है टाइम कम, तो नीट में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अल्फा को निगलेक्ट किया जा सके, जिनका अल्फा लेस देन 1 होता है या लेस देन 5 होता है। तो नीट में जनरली इस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, इस पैटर्न में नहीं आते हैं। और आप कहो तो मैं करके दिखाता हूं। देखो अब मैं पीवाईक्यू करता हूं, जैसे आपको आइडिया लगे कि नीट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, देखो पीवाईक्यू करते हैं। चलो पहले ही अलग करते हैं। देखो पढ़ो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना, के ए की वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इज इतना, एच आयन कंसंट्रेशन भी दिया है, देन फाइंड आउट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है, सी निकालना है, सी निकालना है। एच आयन की वैल्यू दी है, के ए की वैल्यू दी है, सी निकालना है। तो आप सबको पता है क्या होता है, अच्छा अल्फा नहीं दिया है, सॉरी ये वाला मत लगाओ, ये वाला मत लगाओ क्योंकि अल्फा नहीं दिया है, आप डायरेक्ट ये यूज करो। एच आयन इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी। अब एच आयन की वैल्यू रख दो, अंडर रूट के ए की वैल्यू रख दो,
वो पेपर में क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, इजी रहते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं रहते। अब आप इसको स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये डबल हो जाएगा। 3.4 इंटू 3.4, 10 की पावर 4 का स्क्वायर 10 की पावर 8। अब ये देखो ऐसे आ गया इंटू सी, तो ये देखो कट गया, 17 दूनी 34, तो सी की वैल्यू आ गई, ये आया 6.8 इंटू, ये इधर आएगा तो 10 की पावर -3, ये आ रहा है। चेक करो कहीं लिखा होगा, है चेक करो कहीं लिखा होगा। अब देखो कहीं कैलकुलेशन है, इजी आता है। इसमें क्वेश्चन आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इजी आएंगे, जैसे आप कर पाए, कैलकुलेशन टफ नहीं आएगी। ये देखो, अब इसको करो, ए वीक एसिड HA हैज ए Ka 1 इंटू 10 की पावर -5 Ka दिया है। इफ 0.1 मोल ऑफ दिस एसिड इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो एसिड का कंसंट्रेशन भी पता चल गया। क्यों भाई, 0.1 मोल को 1 लीटर में डाला तो कंसंट्रेशन भी यही आ गया एसिड का। द परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम इज क्लोज टू, अल्फा पूछ रहा है, हमने अल्फा का ये वाला फार्मूला लगा दिया, रफ वर्क है। Ka की वैल्यू डाल दी, C की वैल्यू डाल दी, कितना आ गया, परसेंटेज वाइज कितना है, यदि अल्फा की वैल्यू 5% से बड़ी आती तो ये फार्मूला गलत होता है, तब हमें फिर ये वाला फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। यदि अल्फा की वैल्यू 5% से बड़ी आती तो ये फार्मूला फिर गलत होता जिससे मैंने निकाला है, फिर आपको ये लगाना पड़ता, मगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, मतलब ना के बराबर है। आ भी सकता है मगर आता नहीं है। ये देखो, यही फार्मूले पर आते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इजी रखनी होती है। अब आप ये देखो, मैं और करके दिखाता हूं जैसे आपको इस चीज का आइडिया रहे। इसको करो, द कंसंट्रेशन ऑफ HN एंड OH of 0.1 m equals solution of 2% ionized weak मोनोबेसिक एसिड। कोई एसिड है अब वो आपसे पूछ रहा है HN और OH का कंसंट्रेशन बताओ मोनोबेसिक एसिड के लिए, जिसका अल्फा दिया है। तो आपको देखो अल्फा दिया है और आपको KW दिया है, अल्फा दिया है, KW दिया है, HN कंसंट्रेशन पूछ रहा है और एसिड का कंसंट्रेशन भी दिया है, C भी दिया है। ये देखो, तो भाई अल्फा इक्वल टू √KA/C, मगर एक मिनट, दिया पूछ क्या रहा है, ओ सॉरी, अल्फा नहीं पूछ रहा है, HN पूछ रहा है। तो HN कंसंट्रेशन इक्वल टू C अल्फा। अब HN की वैल्यू कितनी दी है, C की कितनी दी है 0.1, अल्फा कितना दिया है, इसको परसेंटेज से वैल्यू में बना लिया। तो जब आप परसेंटेज से वैल्यू में बनाओगे तो ये आ गया। क्या सारे बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? भाई आपको कंसंट्रेशन दिया है, आपको अल्फा दिया है और HN पूछ रहा है। अब हमें पता है कि HN इंटू OHN का मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 होता है। तो HN मिल गया तो OHN कितना होगा। ये फार्मूला हर सॉल्यूशन पे लगेगा, यूनिवर्सल फार्मूला है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया, 10 की पावर -11 डिवाइडेड बाई 2,
तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -10 और 10 की पावर -12, तो ये 5 इंटू 10 की पावर -12 आ गया। चेक करो, 2 इंटू 10 की पावर 3, 5 इंटू 10 की पावर 12। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? आपके एग्जाम में जनरली अल्फा निगलेक्ट करने वाले ही क्वेश्चन है, और ये मैं सारे पीवाईक्यू करा रहा हूं, देख लो, ये देखो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें अल्फा ना निगलेक्ट करना हो वो रेयर आएगा आपके पास, वो रेयर आएगा, नॉर्मल नहीं होगा कि नहीं यार वो दे दे, है ना। ये देखो, अब इसको करो, ये देखो, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb दिया है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन इन 0.1 m इक्वल सोल्यूशन ऑफ बेस C दिया है। अब OH आयन कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो जैसा HN का फार्मूला डिट्टो वही काम बेस के साथ, जैसा एसिड के साथ वैसा ही बेस के साथ। तो OHN इक्वल टू, भाई HN इक्वल टू क्या होता है, √Ka इंटू सी। तो यदि वीक एसिड है तो ये फार्मूला है, अब वीक बेस होगा तो क्या होगा, बस यही फार्मूला रहेगा, OHN इक्वल टू √Kb इंटू सी। अब वैल्यू डाल दो, सेम फार्मूला सेम कॉन्सेप्ट। ये 10 की पावर -12 है, सी की वैल्यू कितनी है देख लो, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना वो इजी रहेगा, उसमें कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। ये देखिए, देखिए जो हम लोग देंगे और जो बुकों में होगा उसमें खूब कैलकुलेशन रहेगी, जो बुक में क्वेश्चन दिया होगा, असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, और जो हम बोर्ड पे करा रहे होंगे उन पे क्वेश्चन होगी, मगर पीवाईक्यू वाले पे क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। क्योंकि पीवाईक्यू जब आते हैं, मतलब पेपर आता है, तो पेपर में ये देख के दिया जाता है कि क्या उतने समय में बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। 10 की पावर -5 आ रहा है, एक मिनट, कहीं गलती कर दी क्या मैंने, रुको मिनट रुको, यस, एक मिनट गलती होगी, ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर बढ़ेगी, पावर कम नहीं होगी, है ना, रहता फैला है। अरे बहुत खतरनाक क्वेश्चन है गुरु, बच्चों ये कैलकुलेशन मिस्टेक। अब जरा देखना, ये यार 10 की पावर 14 होगा, ये 0.01 लिखा है ना, और 10 की पावर 14 का मतलब ये। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, कैलकुलेशन सब इजी है। OH एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस आ रहा है 10 की पावर -14, ये देखो। अब गौर से मेरी बात बताना, क्या किसी बेस का कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 आ सकता है? 10 की पावर -7 का मतलब हुआ वो न्यूट्रल है, और बेस का सोल्यूशन तो न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन इक्वल सोल्यूशन, तो ये तो बेस का आया है, सोल्यूशन का OH क्या होगा, सोल्यूशन के OH में वाटर भी ऐड होगा, और वाटर क्यों ऐड होगा, क्योंकि OH आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी है, OH आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी है, तो आंसर ये आएगा। कहां दिया है, भाई यहां तो बहुत बड़ा रहता फैला हुआ है, आंसर ही नहीं है जो मैंने निकाला है। एक बार कैलकुलेशन कर लो, ये क्या है, 10 की पावर -12 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज इतना, वीक बेस इज इतना, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन is 0.01 m equals solution of base would be,
बच्चों देखना जरा कैलकुलेशन कहाँ है, कैलकुलेशन चेक करो कहाँ है। कैलकुलेशन मिस्टेक है, मतलब कैलकुलेशन सही है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिखते समय हमें लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको 2 कर लो, या तो यहां -7 कर लो, या यहां 2 कर लो, या यहां पे 2 कर लो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं है ना, कैलकुलेशन सही है, हाँ कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं है। पानी पी लूं, आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक करो बच्चों। हाँ एक बार आप जरा चेक करना, चेक करो सब लोग। अरे भाई आज इतने लोगों ने फोन क्यों कर डाला सुबह सुबह, आज तो सैटरडे, सैटरडे को भी इतने लोगों ने फोन कर दिया। कोई नहीं, हाँ भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नजर आई आपको? नहीं आई ना, तो बस ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नजर आई कोई? सर डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है क्वेश्चन में, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस POH इज इतना ना मुन्ना ना, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन इन डिंग डोंग। बेटा देखो, या तो डाटा में यहां मिसिंग है, या डाटा यहां गलत है, या डाटा यहां गलत है। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से आंसर ऑलवेज यही आएगा। यदि कोई डाटा ऊपर नीचे है तो आंसर अलग आएगा, मगर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से यही आना है, उसमें जरा सा चेंज नहीं है, उसमें जरा सा चेंज नहीं है, आप ये ध्यान रखो। अब लास्ट एंड फाइनल, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। अब देखो एक चीज होती है पोस्ट वर्ड डाइल्यूशन लॉ, ये क्या होता है जरा इसको समझो। पोस्ट वर्ड डाइल्यूशन लॉ, आप देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दो, यहां 10 की पावर -3 है तो अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पा रहे हैं, और यहां 10 की पावर -1 है तो अप्रोक्सीमेशन ले पा रहा है, जबकि एसिड वही है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वही है, लैंग्वेज वही है। तो इसका मतलब वही एसिड कम डिसोसिएट हो रहा है और वही एसिड ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मैं समझाता हूं, गौर से समझिएगा सब लोग। पोस्ट वर्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है? देखो आपने फार्मूला निकाला था अल्फा इक्वल टू √KA/C, निकाला था, निकाला था। अब जरा इसको गौर से एनालाइज करो, यदि C की वैल्यू कम करते जाओगे तो बताओ जरा क्या होगा? अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यदि मैं C को 0 की ओर अप्रोच करा दूं तो अल्फा की वैल्यू इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगी। इंफिनिटी का मतलब होता है उसकी मैक्स वैल्यू, और अल्फा की मैक्स वैल्यू क्या है? 100%। इसका मतलब यदि किसी वीक एसिड का कंसंट्रेशन कम होगा तो वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, और कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो कम डिसोसिएट होगा। अब आप चेक करो, यही यहां पे आया भी था। देखिए
कंसंट्रेशन कम है तो वो ज्यादा डिसोसिएट हुआ, 10% आया, 10⁻³ कंसंट्रेशन आ, 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 अच्छा, हाँ, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कम डिसोसिएट हुआ, सही है, सॉरी, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो देखो कम डिसोसिएट हुआ, 1% आया, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो देखो कम डिसोसिएट हुआ, कंसंट्रेशन कम है तो देखो ज्यादा डिसोसिएट हुआ है। तो जरा ध्यान रखो, इसी वजह से अप्रोक्सीमेशन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो अल्फा इक्वल टू होता है √KA/C। तो जब आप KA को C को डिक्रीज करोगे तो अल्फा बढ़ेगा, C टेंस टू 0 जाएगा तो अल्फा टेंस टू इन्फिनाइट जाएगा। तो ओस्टवाल्ड ने यही बात लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दी। ये जो आपने मैथमेटिकल लिखा है ना, इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में ओस्टवाल्ड ने लिखा। क्या लिखा जरा गौर से देखो। ओस्टवाल्ड ने कहा, गौर से देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वीक एसिड वीक बेस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन concentration of weak acid or weak base। concentration of weak acid or weak base decreases then degree of dissociation increases। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, इंक्रीजेस एट, अब देखो नोट डाल के, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आपने पानी क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा मिला दिया है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, पानी बहुत ज्यादा मिला दिया है। आपने पानी बहुत ज्यादा मिला दिया है, तो जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन 0 की ओर जा रहा है, तो अल्फा कहां जाएगा, इन्फिनाइट की ओर। इन्फिनाइट की ओर मतलब उसकी मैक्स वैल्यू। तो वही वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएशन की ओर चला जाता है। इसी वजह से क्वेश्चन में हम लोग फंस रहे हैं। हमें वही एसिड है, कभी अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, कभी अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन डिसाइड करता है कि अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो या अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हो। क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होने से अल्फा चेंज हो रहा होता है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इंक्रीज करेगा यदि आप डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन करने का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करना, डाइल्यूशन करने का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करना। तो ओस्टवाल्ड ने बताया कि यदि आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो तो क्या होगा, यदि आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो अल्फा बढ़ता चला जाएगा। एक बच्चा बेचारा कह रहा है कि सर आप अब हिंदी में पढ़ा दो, तो देखो इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। वेरी लार्ज अमाउंट, वो बेचारा रोने धोने लगा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। ये देखो
है ना। इसको कहते हैं ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, देखिए एक सॉल्यूशन ये है 10 की पावर -3 एसिटिक एसिड, और इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा क्या है 1। एक सॉल्यूशन ये है 10 की पावर -6 एसिटिक एसिड, इसका अल्फा है 2। ठीक है, सेलेक्ट करेक्ट रिलेशन। ए, अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर है क्योंकि सेम एसिड है। बी, अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 छोटा है। सी, अल्फा 1 छोटा है अल्फा 2 बड़ा है। डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। हम कुछ नहीं कह सकते। बताओ सेम एसिड है, फिर किसका अल्फा ज्यादा होगा? तो सिंपल सी बात है, सेम एसिड है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो एसिड सेम तो Ka सेम। अब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा। इसका कंसंट्रेशन कम है तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम है। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम है, तो इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है सबको? क्लियर है। अब देखो, आप लोगों को अभी टेंशन हो रही होगी कि सर यार हमें दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है? मतलब आपको लग रहा होगा यार बड़ी कैलकुलेशन है, बड़ा लेथन है ना, अप्रोक्सीमेशन ले छोड़े, थोड़ा सा मतलब वैसा फील हो रहा होगा। उतना स्मूथ नहीं फील हो रहा होगा जितना स्मूथ कल परसों फील हो रहा होगा। आज थोड़ा कम स्मूथ फील हो रहा होगा। तो उसका एक तरीका बताता हूं। आप वीक एसिड का क्वेश्चन देखो, ठीक है, आराम से करो, डरो नहीं। वीक एसिड का क्वेश्चन देखो और आप ये वाले फार्मूले लगाओ। जब आप ये वाले फार्मूले लगा रहे हो तो बस ये देखो, जब इस अल्फा की वैल्यू 5% से ज्यादा आए तब ये वाले फार्मूले लगा देना। बस आप इस हिसाब से चलो। आप क्या करो, कोई भी क्वेश्चन आए ये वाले फार्मूले लगाओ, ठीक है। यदि इस फार्मूले में अल्फा की वैल्यू 5% से ज्यादा आ जाए तब फिर ये वाला लगा देना, बस काम खत्म। आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। थोड़ा सा टफ चैप्टर है, थोड़ा नहीं, वैसे तो सही बताऊं तो बहुत टफ है, तोते उड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता है। भाई मेरे को तो पहली बार में कुछ समझ ही नहीं आया था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं कुछ लगाता हूं, आंसर आता नहीं है। अच्छा, मैं जेई कर रहा था, मैं जेई की प्रिपरेशन में था, तो वहां तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, टफ। तो मैं लगाता कुछ था, मैंने ये फार्मूला लगाया, पता चला आंसर ही नहीं मिल रहा है। तो जब मैं 11th में था ना और स्कूल में पढ़ाया गया, तो मुझे इसमें नॉलेज 5% 10% से ज्यादा था ही नहीं। मतलब बस वो थ्योरी फार्मूले और डिफिनीशन याद थी, मगर क्वेश्चन नहीं बनते थे। फिर मैंने सर से पढ़ा, मतलब वैसे स्कूल के टीचर से पढ़ा था, स्कूल के टीचर तो थोड़ा सा वैसे ही पढ़ाते थे। फिर मैंने ट्यूशन में पढ़ा, कोचिंग में, तो मुझे समझ में आया थोड़ा, मगर फिर भी पूरा नहीं आया, मगर मैं 30-40% तक समझ गया। फिर मैं समझ गया यार टफ है। फिर मैंने इसको कई बार पढ़ा, धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये ऐसे घूमता है, मतलब इसको मैंने कई बार पढ़ा। मतलब ये मान के चलो मैं 12th तक पहुंचते इस चैप्टर को कम से कम 4 से 5 बार मैंने पढ़ा है। पढ़ा, क्वेश्चन किए और छोटे छोटे पार्ट में किया। छोटे छोटे पार्ट में कैसे? पहले मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड तक एक पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन लगा लिए, जैसे कल तक की क्लास,
कल तक की क्लास पढ़ी, उसको समझा, उसके डिफिनीशन याद किए, फार्मूले समझे और कॉन्सेप्ट समझे और उतने क्वेश्चन लगाए। फिर मैंने एक दिन सिर्फ वीक एसिड वीक बेस पढ़ा और वीक एसिड वीक बेस को समझा और सिर्फ उसके क्वेश्चन लगाए कई और उनको अच्छे से समझा। मतलब मैंने उस चैप्टर को भी पार्ट वाइज पढ़ा। पार्ट वाइज पढ़ने से थोड़ा ज्यादा नॉलेज आया। फिर धीरे धीरे करते करते अब तो मतलब, मगर हाँ टफ चैप्टर है, अच्छा इजी नहीं है, इजी नहीं है, टफ है। और टफ क्यों है? इसलिए नहीं, टफ इसलिए है कि अप्रोक्सीमेशन लेना है। आपको मैं बताता हूं टफ इसलिए है, नहीं तो बच्चा कर ले जाए। ये जो अप्रोक्सीमेशन का रहता है ना, इसकी वजह से चैप्टर टफ हो गया है कि यार अप्रोक्सीमेशन ले कि छोड़े, ले कि छोड़े, कब लेना है कब नहीं लेना है, इसकी वजह से टफ है। नहीं तो इतना टफ नहीं है, मगर ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से टफ है। अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हो तो कैलकुलेशन बहुत टफ है, कैलकुलेशन बहुत टफ है। और अप्रोक्सीमेशन मैथ की चीज है, ऊपर केमिस्ट्री रहे तो अप्रोक्सीमेशन लेते लेते ये भी देखना पड़ता है कि केमिस्ट्री कहीं गड़बड़ ना हो जाए, केमिस्ट्री की कहीं बत्ती गुल ना हो जाए। यदि ये सिर्फ मैथ होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि केमिस्ट्री में मैथ्स लग रही है तो हमने सिर्फ मैथ के हिसाब से सोचा तो गेम हो जाता है, और सिर्फ केमिस्ट्री के हिसाब से सोचा तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। दोनों का सामंजस्य बैठाना है, इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। तो आराम आराम करना, संभल संभल के, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, मैं भी आराम आराम कराऊंगा आपको, है ना। चलो बाय बाय, अच्छे से रीड करना, ठीक है। कल मिलता हूं, कल तो आई थिंक संडे है ना, कल संडे है ना, तो आप लोग आराम से टेस्ट दो, कल संडे है, आराम से टेस्ट दो, ठीक है, टेस्ट दीजिए। और मंडे को क्लास दूंगा, इसी के आगे पढ़ाऊंगा, और साथ साथ में मंडे को ऑर्गेनिक की भी क्लास आएगी। सैटरडे और संडे वहां छुट्टी है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। सितंबर में ऑर्गेनिक बैच में चालू हो जाएगी, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में से कोई एक चीज सितंबर लास्ट में चालू कर दूंगा। क्यों? इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाना है, आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद रिडॉक्स पढ़ाना है, वो 4 से 5 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रो और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जैसे ही इलेक्ट्रो स्टार्ट होगा, पैरेलल में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूंगा। 3 दिन फिजिकल, 3 दिन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो वो 2 चैप्टर धीरे धीरे चलते रहेंगे और इधर हम लोग चलते रहेंगे, है ना। क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर बचेंगे, रिडॉक्स 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रो और एटॉमिक स्ट्रक्चर, बस। तो इलेक्ट्रो एटॉमिक स्ट्रक्चर आराम से पढ़ाते रहेंगे और पैरेलल में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चालू कर देंगे। चलो बच्चों बाय, अपना ध्यान रखो। और जैसा आप लोग कहोगे, आप लोग कहोगे पहले पूरी फिजिकल करा दो फिर कराओ, तो पहले पूरी फिजिकल करा देंगे फिर कराएंगे।